ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुओ फेंग कहता है, मेरी ऑफिशियली पोजीशनिंग अनाउंस करने से पहले अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। इसी के साथ वो सबसे पहले मेडिसिनल चैम्बर के अंदर जाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है और फिर इतने में ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग का स्पेसशिप ड्रैगन प्लेनेट पर पहुंच चुका होता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले लुओ फेंग अपने डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचने की वजह से अपने मास्टर के अकाउंट को ओपन करवाता है। उसके अंदर मौजूद अकाउंट बैलेंस को देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोबाता खुशी के मारे झूम रही होती है। और फिर इसी हैरानी के साथ बोबाता की तरफ देखते हुए फेंग जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो पूरे ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर झूमता फिरता है। आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि वो किस कदर कितना ज्यादा खुश हो रहा था। यहाँ झूमते साथ साथ वो हमें बताता भी है मास्टर हु यानबू के अकाउंट के अंदर जो वेल्थ है वो है 3.15 मिलियन हुन युआन्स। ये तो कई सारी गैलेक्सीज को खरीदने के लिए इनफ है। और फिर कहता है फाइनली अब मैं अपनी क्लाउड रबिंग वाइन को इवॉल्व करवा पाऊंगा और साथ ही साथ युनमू प्लेनेट स्पेसशिप को भी रिपेयर करवाऊंगा। इसी के साथ वो अपने इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड रबिंग वाइन को इवॉल्व करवाना शुरू करवा देता है और साथ ही साथ अपने मास्टर के स्पेसशिप की रिपेयरिंग भी शुरू करवा देता है। अब क्लाउड रबिंग वाइन्स की पावर्स के बढ़ जाने के बाद लुओ फेंग हमें बताता है क्लाउड रबिंग वाइन अब वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी है और इसकी वाइन्स की तादाद भी डबल हो गई है और ये इसके सेम लेवल के क्लाउड रबिंग वाइन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हालांकि इसका लेवल जितना ज्यादा हाई होगा उतना इसके लिए इमोर्टल लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे निपट सकते हैं। अब क्लाउड रबिंग वाइन के एवोल्यूशन के कंप्लीट हो जाने के बाद लुओ फेंग अपने स्पेसशिप को देखने जाता है कि उसकी रिपेयरिंग कैसी चल रही है, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे रिपेयरिंग रोबोट्स फेंग के स्पेसशिप को रिपेयर कर रहे होते हैं। जहां कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उन्होंने लुओ फेंग के स्पेसशिप को एक्सटर्नली पूरी तरह से रिकवर कर दिया था, जिसे देखकर वो बाता और लुओ फेंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद वो इसके आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये उसे पेंट करना शुरू करते हैं और यहाँ पेंट करने में बोबाता भी लुओ फेंग की हेल्प कर रही होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बोबाता ने अपना और लुओ फेंग के कलर कॉम्बिनेशन से अपने पूरे के पूरे स्पेसशिप को कलर करवाया है, जो कि रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और अब पूरी तरह से कलर हो जाने के बाद ये स्पेसशिप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। बोबाता और लुओ फेंग दोनों को ही अपने स्पेसशिप की न्यू लुक काफी ज्यादा पसंद आती है। स्पेसशिप को एक्सटर्नली रिपेयर और कलर कर लेने के बाद बोबाता स्पेसशिप के इंटरनल अपग्रेड्स पर लग जाती है और इसमें वो स्पेसशिप की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसके अंदर काफी सारे अपग्रेड्स करती है और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ नए पल्सर्स लगाती है, जिससे स्पेसशिप की स्पीड, पावर और वेपन सिस्टम काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाते हैं। इन सारे अपग्रेड्स की वजह से अब इनका स्पेसशिप लाइट की स्पीड से 50 गुना ज्यादा तेजी के साथ चल सकता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है और ये लाइट की स्पीड से भी 50 गुना ज्यादा तेजी के साथ चल सकता है। और फिर अब इंटरनल अपग्रेड्स के कंप्लीट हो जाने के बाद फेंग अपने स्पेसशिप की पैटर्न सोलिडिफिकेशन करवाता है ताकि इनके स्पेसशिप की डिफेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि इमोर्टल लेवल के हमले भी इनके स्पेसशिप के ऊपर स्क्रैच भी ना कर पाए। अब स्पेसशिप को पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद लुओ फेंग देखता है कि उसके ऊपर कितना ज्यादा खर्चा हुआ है। उसे चेक करने पर पता चलता है कि स्पेसशिप के ऊपर 3,20,000 हुन युआन्स खर्च हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ये बिल देखकर फेंग कहता है हाउएवर ये स्पेसशिप बोबाता और मास्टर हु यानबू के एडवेंचर्स का सबूत है। एक बार फुली रिपेयर हो जाने के बाद ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा और मैं देख पा रहा हूँ कि बोबाता भी स्पेसशिप में आने के बाद काफी ज्यादा खुश है। ये वर्थ इट है। फेंग अभी इतना सोचते हुए खुश हो ही रहता है कि तभी उसे किसी की कॉल आती है जो कि कोइजन की होती है। फेंग के कॉल पिक करते ही कोइजन कहता है माय फ्रेंड लुओ फेंग, तुम यहाँ पर आए हुए और तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। आज रात मैंने तुम्हारे लिए जिस जगह पर हम मिले थे उसी जगह पर तुम्हें वेलकम करने के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया है, जरूर आना। इस पर फेंग खुश होते हुए हमें सर हिला देता है। इसी के साथ सीन कट होता और हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ से लुओ फेंग की स्पेस जर्नी शुरू हुई थी। वहाँ पहुंचकर उस जगह को देखते हुए फेंग कहता है काफी लंबे समय के बाद मैं यहाँ पर दोबारा आ गया। फेंग अभी ये बोल ही रहता है कि तभी उसे अपने सामने एक फैमिलियर पर्सन नजर आता है, जिसे देखकर वो खुश हो गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि लीडर होंग होते हैं। लीडर होंग यहाँ पर व्हाइट रोब के साथ जा रहे होते हैं और उनसे बात करते हुए उनसे कहते हैं ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, मैं यहाँ पर पहले भी कई बार आया हूँ। यहाँ लीडर होंग को देखकर लुओ फेंग पहले तो चौंक जाता है और फिर खुश होते हुए कहता है ब्रदर होंग। ये कहते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है। लीडर होंग ने भी लुओ फेंग की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो भी कहते हैं थर्ड ब्रदर। फेंग लीडर होंग के सामने पहुंचकर कहता है ब्रदर, और सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है लीडर होंग और व्हाइट रोब के एक दूसरे के हाथ पकड़ने पर।
क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जो देखकर फैंग को थोड़ी हैरानी तो होती है। पर फिर वो कहता है मिस जियाकिन भी यहाँ पर है। तभी लीडर होंग कहते हैं थर्ड ब्रदर आपका यहाँ कैसे आना हुआ। फैंग कहता है ये लॉन्ग स्टोरी है, पर लीडर होंग के पास तो टाइम ही टाइम था, इसलिए वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ फैंग उन्हें अपने साथ हुई सारी की सारी घटनाएं और अचीवमेंट्स के बारे में बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि आ रहे इंसेक्ट क्लैन के खतरे के लिए मुझे और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैं अब इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का स्पेशल इंस्पेक्शन इन्वॉय बनकर। अब फैंग के साथ हुआ सब कुछ जानने के बाद लीडर होंग कहते हैं मैं भी अपने सफर के दौरान इन सारी चीजों पर ध्यान रखूंगा। इस पर फैंग भी हाँ करता और फिर कहता है बाय द वे आपने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं देख पा रहा हूँ कि आप पहले से काफी अलग हैं। आप दोनों के बीच में। इससे पहले कि फैंग आगे कुछ कहता तभी लीडर होंग कहते हैं दरअसल मैंने पहले ही किन किन को अपना प्यार कन्फेस कर दिया है। इस पर वाइट रोब भी हाँ में सर हिलाती है तो फैंग कहता है किन किन। फैंग को तो ये जानकर झटका लगता है, जबकि लीडर होंग और वाइट रोब तो बड़े ही प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जिन्हें इस तरह से देखते हुए फैंग काफी खुश हो जाता है। फिर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। और फिर वाइट रोब से कहता है सिस्टर इन लॉ। फैंग के मुंह से ये सुनकर वाइट रोब शर्मा जाती है। अभी इनकी कन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि तभी बीच में इन्हें कोई डिस्टर्ब करते हुए इनके रूम में घुसने की कोशिश करता है। वहां पर मौजूद स्टाफ उस पर्सन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो जबरदस्ती अंदर घुसे आ रहा होता है, जिसकी वजह से लीडर होंग और बाकी सभी का ध्यान भी उसकी तरफ खींच गया था। अब क्योंकि स्टाफ उस पर्सन को नहीं रोक पाया तो वो पर्सन इन सभी के सामने आ जाता है और वो स्टाफ माफी मांगते हुए वहां से चली जाती है। वो लेडी वहां पर आते ही सबसे पहले लीडर होंग, फिर लुओ फैंग, फिर डेलन को देखती है और अच्छे से यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद नाक चढ़ाने के बाद एक स्माइल के साथ वाइट रोब की तरफ देखते हुए कहती है लेडी किन मिस जुई आपसे बात करना चाहती है। ये कहते हुए वो मिस जुई को कॉल लगा देती है। मिस जुई वहां पर पियर होते ही गुस्से में कहती है जी किन, पर उनकी नजर पड़ती है कि उनके सामने तो लुओ फैंग है और फिर वो जी किन की तरफ देखते हुए उनकी तरफ पलटते हुए कहती है जी किन एक ही बार में वापिस आ जाओ। ये मामूली आदमी जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है, ये तुम्हारे काबिल नहीं। अगर तुम इसी बेवकूफ़ी पर कायम हो और इसे छोड़ना नहीं चाहती तो फिर रूथलेस होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसकी ये बातें सुनकर लुओ फैंग और लीडर होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब इससे पहले कि लीडर होंग आगे बढ़ते हुए कुछ भी कह पाते तभी वाइट रोब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ भी करने से रोक देती है और फिर लीडर होंग से कहती हैं अगर मैं इनके साथ वापस चली जाऊं तो तुम सेफ रहोगे। लीडर होंग कहते हैं लेकिन तुम्हारा क्या। वाइट रोब उनके होठों पर फिंगर रखते हुए उन्हें चुप करवा देती है। उनके इस प्यार भरे मूवमेंट को देखते हुए मिस जोई का खून खोलने लगता है तो वाइट रोब भी एक गुस्से की नजर के साथ उनकी तरफ देखते हुए पलट कर कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वाइट रोब की ये बात सुनकर मिस जोई भी मुंह चढ़ाते हुए वहां से चली जाती है। वाइट रोब भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है तो लीडर होंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और कहता है जी किन मेरा इंतजार करना। जी किन अपनी आंखों में आंसू लिए लीडर होंग से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है। उनके चले जाने के बाद लुओ फैंग लीडर होंग के पास आता है और कहता है वो दूसरी लड़की कितनी एरोगेंट है, आखिर ये मिस जुई है कौन। लीडर होंग का तो यहाँ पर गुस्से में खून खोल रहा होता है। तभी डेलन आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है वो कियानवू यूनिवर्स किंगडम की 300 नोबल फैमिलीज में से एक है, द एंसेस्ट्रल मैट्रियार्च ऑफ द जी फैमिली, और साथ ही वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मिलिट्री डिपार्टमेंट की हेड भी है। इस पर फैंग कहता है तो इसका मतलब। तभी डेलन आगे बताता है कि कियानवू यूनिवर्स किंगडम में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की ब्रांच 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है मिलिट्री डिपार्टमेंट और दूसरा है कॉमरेस डिपार्टमेंट। ये दोनों मिलकर कियानवू यूनिवर्स किंगडम की मिलिट्री और इकोनॉमिक लाइफलाइन को संभालते हैं और ये दोनों ही कियानवू यूनिवर्स किंगडम की रियल पावर होल्ड करते हैं। इवन किंगडम एम्परर भी इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। उस लेडी के बारे में सब कुछ जानने के बाद फैंग कहता है तो इसी वजह से वो इतनी एरोगेंट है। तभी डेलन आगे कहता है हाउएवर जब आप अपनी पोजीशन ले लेंगे तो आप इनकी निगरानी के लिए वहां पर होंगे। आपकी अथॉरिटी इन दोनों से भी ऊपर होगी, तब आप इनकी टोनैलिटी को इफेक्ट कर सकेंगे और इन्हें आपसे अवेयर रहना होगा। ये जानकर फैंग खुश होते हुए कहता है इससे तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। ब्रदर होंग मैं आपका साथ दूंगा। तब लीडर होंग कहते हैं थर्ड ब्रदर जी किन और मैं इस मामले को संभाल लेंगे। ये सुनकर फैंग हैरान होता है। तभी वो आगे कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जिसका मुझे आज या कल सामना करना पड़ेगा, तो बेहतर यही होगा कि मैं इसे खुद संभालूं। इस पर फैंग भी उनका साथ देता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें एक मीटिंग रूम का व्यू दिखाया जाता है, जहां मिस जुई और कॉमरेस हेड जिन यू हाओ आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस जुई कहती हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपनी इतनी जल्दी किसी को यहाँ पर दोबारा भेजेगी। जिन यू कहते हैं
तुम्हें मालूम होना चाहिए लुओ फेंग को हायर ऑफिसर्स बहुत ज्यादा मानते हैं और वो किंग जेनियन का चहीता डिसाइबल है। अगर उसने सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो हमारे लिए उसके अगेंस्ट जा पाना बहुत मुश्किल होगा। उनके ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें भी मालूम हो जाता है कि जरूर ये लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इसके बारे में हमें लुओ फेंग की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और तब मिस जुई की सारी एरोगेंस भी निकल जाएगी। मजा आएगा देखने में। आप सब में से कौन कौन ये देखने के लिए एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। 好大排场！倒要看看这个备受瞩目的天才能比他前任强多少。大哥，男人，哼！刚才不知不觉已经入了他的幻境。你还真有胆子来见我！不要！我有的是手段，叫他自取灭亡。